स्टार्ट करें? हो गया तुम्हारा? करें स्टार्ट? चलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद सभी को। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल कल मैंने आपको ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ऊष्मा के संचरण नाम के चैप्टर को खत्म करा दिया था। ठीक है, आज जो चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूं कल आपको बता दिया था, वो है थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मा गतिकीय। थर्मोडायनामिक्स एक दिन में खत्म नहीं होगा, इसको आज और कल यानी 2 दिन में मैं इसको फिनिश करा दूंगा। अगर हीट की बात करें तो इंट्रो में भी मैंने आपको बताई थी ये बात कि सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है एयरफोर्स में क्वेश्चन का हीट से, वो यही चैप्टर है। हाँ, ये बात सही है कि इससे पहले एग्जाम में ट्रांसमिशन ऑफ हीट से भी क्वेश्चन बने हैं, थर्मोमेट्री से भी क्वेश्चन बने हैं, कैलोरीमेट्री से भी क्वेश्चन बने हैं और थर्मल एक्सपेंशन जो भी नहीं कराया उससे भी क्वेश्चन बने हैं। ये बात सही है, लेकिन जो क्वेश्चन हमेशा आया है यहां से जरूर आया है एक सवाल। वो सवाल कई बार कार्नो टेंजेंट तो पूछता है मोस्टली, एक आध बार को छोड़ दूं तो और भी सवाल यहां से पहले पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये बेटा जो चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफेंस के एग्जाम के लिए, एयरफोर्स नेवी के एग्जाम के लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा है, क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये ध्यान रखना, ध्यान से चीज़ों को समझते जाना। कमेंट आप हालांकि ज़्यादा नहीं करते, मतलब रिलेवेंट कमेंट जो एक दो लोग करते मत किया करो। अगर आपको कोई डाउट है तो क्लास के बाद, जैसे मैंने कोई टॉपिक खत्म करा दिया उसके बाद डिस्कस किया करो। ठीक है, चलो अंशु क्लास के बाद डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल के बारे में, क्लास के बाद। अभी कुछ नहीं, अभी फिलहाल पढ़ाई करेंगे। तो थर्मोडायनामिक्स बेटा ये 2 दिन में खत्म होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ सेक्शन आज और कुछ सेक्शन कल। मैं आपको एक चीज और बेटा पहले बता दूं, थर्मोडायनामिक्स में थोड़ा बेसिक से नहीं चलूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी पढ़ने में, वो आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन पहले बता रहा हूं, मैं सीधा फर्स्ट लॉ से उठाऊंगा। इससे पहले की जो कहानियां हैं उनका कोई रोल नहीं है। मैं बात उतनी करूंगा जितना क्वेश्चन बनेगा। मैं बात उतनी करूंगा कि क्वेश्चन में आया तो तू फोड़ के आएगा। मैं बात उतनी करूंगा एग्जाम में सवाल मिला तो उसको ढंग से रेल के आएगा क्वेश्चन को, इतनी बात करूंगा। मैं ज्यादा नीचे की चीजों पर डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत बेसिक पर बात नहीं करूंगा, वो जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? फर्स्ट लॉ। तो थर्मोडायनामिक्स में पहले लॉ से मैं आपसे चर्चाएं करने वाला हूं। ठीक है, ठीक है। और जहां न्यूमेरिकल बनेंगे वो टॉपिक आपको बता चुका हूं, कार्नोट इंजन हुआ है, यहां से न्यूमेरिकल बनेगा। ये सब हम आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ों को कवर करते जाएंगे। आपने कल के चैप्टर ट्रांसमिशन ऑफ हीट में देख लिया होगा, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में मैंने न्यूमेरिकल लगवाया, वीन का विस्थापन नियम, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में मैंने आपको न्यूमेरिकल लगवाया, या फिर स्टीफन लॉ, स्टीफन के नियम में मैंने आपको न्यूमेरिकल लगवाया। ठीक है, जैसे जैसे जो न्यूमेरिकल का सेक्शन आता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड पर दिखते जाएंगे। और अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आएगा, कंसेप्चुअल टॉपिक भी है, तो वो भी मैं आपको यहाँ क्वेश्चन साथ के साथ लगवाता चलूंगा। ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, काफी देर हो गई, चर्चाएं हो गई, तो हेडिंग लगाइए बेटा, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। चलो, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स हिंदी में से कहा जाता है ऊष्मा गतिकीय। और ये हमारा आज पहला सेशन है इसका। चलो, देखो थर्मोडायनामिक्स में सीधा मैं पहले चलूंगा, वो है बेटा फर्स्ट लॉ। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो हेडिंग लगाओ, फर्स्ट लॉ क्या है। और आपको बता दूं, पहले फर्स्ट लॉ से एग्जाम में सवाल बने, वो क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। थर्मोडायनामिक्स का पहला लॉ क्या है? देखो, एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ क्लॉसिस।
रिडोल्फ क्लॉसिस थे, उन्होंने फर्स्ट लॉ को दिया। रिडोल्फ क्लॉसिस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट लॉ को दिया। तो गिवन बाय रुडोल्फ क्लॉसिस। ठीक है, रुडोल्फ क्लॉसिस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस फर्स्ट लॉ को दिया। इन्होंने कहा कि बेटा जो फर्स्ट लॉ होता है वो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर है। सुनना ध्यान से, कई कई किताब में आपको इस तरीके से नहीं दे रखा होगा, कई कई किताब में आपको दे रखा होगा कि डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। आपको बहुत बुक में ऐसे भी मिलेगा। इनमें अंतर क्या है वो बताता हूं। देखो डेल्टा हमने बात करी थी बहुत बड़े चेंज के लिए, पढ़ा बताता हूं ना आपको बार बार। और डी वर्ड जहां आता है वो स्मॉल चेंज की बात करते हैं। तो ध्यान समझना, जो डेल्टा वर्ड आ रहा है इसका मतलब बहुत बड़े चेंज की बात कर रहे हैं, और जहां डी वर्ड आ रहा है उसका मतलब है हम स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं। यहां पर बेटा जो क्यू क्या है, बेटा यहां पर क्यू है हीट एनर्जी, यानी हीट एनर्जी में चेंज। तो क्यू बेटा यहां पर क्या है, हीट है। बेटा डब्ल्यू क्या है, यहां पर वर्क डन है, चेंज इन वर्क डन, कार्य में चेंज, परिवर्तन। यू क्या बेटा, इंटरनल एनर्जी। अभी इंटरनल एनर्जी है क्या, डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अभी पहले कुछ टर्म्स जो नाम है इनके वो देखते जाओ। पहली बात, डब्ल्यू क्या हुआ, वर्क डन, किया गया कार्य। यू क्या हुआ, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। अब ये आंतरिक ऊर्जा क्या है, इसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा समझने के लिए। आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। और इसके बाद बेटा क्यू क्या है, हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा। ये है बेटा। यहां पर बस अंतर क्या है, ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं ये बहुत बड़े चेंज के लिए डिफाइन किया गया। डेल्टा क्यू मतलब हीट में बहुत बड़ा चेंज, और ये जो फॉर्मूला है यहां पर ये बहुत छोटे चेंज के लिए डिफाइन किया गया है। बात एक ही है, आपका मन आए वैसे आप फॉर्मूले को लिख सकते हैं, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। कोई दिक्कत, यहां तक छोटी छोटी बातों कौन क्या है कैसे है। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अभी बारीकी से बहुत समझना चीजों को जरूरी है क्या। देखो यहां पर बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने रिलेशन लिखा कि डी क्यू बराबर लिख दो या डेल्टा यू लिख दो, बात एक ही है, ये लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर वर्क पॉजिटिव होगा, देखो क्वेश्चन बड़ा अमेजिंग है यहां से। वर्क डन ऑन द सिस्टम, निकाय पर किया गया कार्य। वर्क डन बाय द सिस्टम, निकाय के द्वारा किया गया कार्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यहां से एयरफोर्स ने सवाल बने हैं। और ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक एक चीज को। एक सवाल था एयरफोर्स का, मैं आपको बता दूं, एक सवाल था एयरफोर्स का जो अभी थोड़ी देर में आपको कराऊंगा कि वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये आईसीजी कोस्ट गार्ड ने भी सवाल पूछा था कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑप्शन दे रखे थे। थोड़ा एक सवाल का लिख देता हूं ताकि आप समझ पाए। क्वेश्चन था कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी सिस्टम निकाय द्वारा किया कार्य, निकाय पर किया गया कार्य। ठीक है, ऑप्शन पहला, ये सवाल है, इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। ये आईसीजी ने पूछा सवाल है, इंडियन कोस्ट गार्ड का सवाल है ये, और यही सेम सवाल एयरफोर्स ने पूछा था।
इसलिए बहुत जरूरी है कि सिस्टम कब वर्क पॉजिटिव होगा, कर्व कब नेगेटिव होगा, ये बात जानना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, क्लियर? चलो देखो, समझाता हूं आपको, कुछ बातें लिख रहा हूं, या फिर एक काम करिए, लिखने से पहले मैं आपको प्रूफ कर देता हूं कि कब वर्क पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। ये देखिए, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं लिख नहीं रहा, पहले उस चीज को प्रूफ कर दूं ताकि वहीं से आपकी कहानी बन के आ जाए। मान लेते हैं कुछ चीजें, आपको इस सवाल को समझने से पहले कंसेप्ट देखिए, आपको समझ में आएगा कि कब डी क्यू पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कब वर्क पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो देखो, ये हमारे पास कोई मान लेते हैं कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में गैस भरी हुई है अंदर इसके, ये गैस भरी हुई है, देखते जाना। ये गैस है और यहां पर लगा दिया पिस्टन, ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, ठीक, ये पिस्टन है। एक केस तो ये हो गया, दूसरा केस, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। अब ध्यान से देखना, दोनों चीजों को ध्यान से देखना। मैंने कहा कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, निकाय द्वारा किया गया कार्य, इसका मतलब क्या है? और मैंने कहा वर्क डन ऑन द सिस्टम, निकाय पर किया गया कार्य, दोनों बातों में अंतर है। तो पहला जो केस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वो लिख देता हूं, वो कौन सा एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर बताता हूं। पहला एक्सप्लेन कर रहा हूं, वर्क डन बाय द सिस्टम, निकाय द्वारा किया गया कार्य, सिस्टम मतलब निकाय। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब क्या है कि बेटा ये जो गैस आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर जो गैस है ये क्या करेगी, ये गैस क्या कर रही है बेटा, इस सिस्टम पर काम कर रही है, मतलब इसको एक्स, देखो गैस ऐसे करके काम कर रही है सिस्टम पर, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन यानी प्रसार। इसका मतलब ये हुआ कि पहले इसका वॉल्यूम अगर V1 था तो अब इसका वॉल्यूम V2 हो जाएगा, और V2 ज्यादा होगा V1 से, कब, जब इस सिस्टम पर काम किया जाए, सिस्टम के द्वारा काम किया जाएगा। क्या समझे मेरी बात? इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट समझे ना, कि वर्क डन बाय द सिस्टम, गैस के द्वारा किया गया कार्य, तो जो गैस के द्वारा कार्य किया जा रहा है मतलब एक्सपेंशन होगा, प्रसार होगा। क्या होगा बेटा, यहां पर एक्सपेंशन होगा, क्या होगा, प्रसार होगा, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन माने प्रसार। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि V2 ज्यादा होगा V1 से। V1 क्या है, पहले वाला वॉल्यूम, और जब गैस द्वारा एक्सपेंशन हो रहा है तब वो वाला वॉल्यूम। इस बात में कोई प्रॉब्लम बेटा? अब आप यहां आओ, अब मैंने बोला कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर किया जा रहा है कार्य,
इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम पर ऐसे करके कंप्रेशन होगा, सिस्टम पर काम काम किया जा रहा है, सिस्टम पर मतलब कंप्रेशन होगा बेटा, क्या होगा, संपीड़न, कंप्रेशन यानी संपीड़न। अब आप बताइए, इसका मतलब पहले वाला वॉल्यूम ज्यादा होगा V2 से, इसमें कोई दिक्कत, पहले वॉल्यूम V1 था, जब सिस्टम पर काम होगा, कंप्रेशन होगा, तो अब V2 तो कम हो जाएगा ना, और V1 ज्यादा होगा, कोई दिक्कत, यहां तक भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, यानी ये वाला केस कौन सा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये वाला केस कौन सा है, बी वाला, वर्क डन ऑन द सिस्टम, निकाय पर किया गया कार्य, निकाय पर किया गया कार्य। ठीक, देखो अब आपको पता है बेटा कि जो फॉर्मूला होता है वर्क का वो F इंटू एस होता है, बोलो हाँ कि ना, यही तो पढ़ा है वर्क का फॉर्मूला F इंटू एस। एक काम करते हैं, ए का ऊपर और ए का नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब आपको साफ साफ एक चीज दिखाई दे रही होगी, अगर मैं इसको F अपॉन ए कर दूं तो पावर हो जाएगा P, और S क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, A क्या हो गया, एरिया। इसका मतलब क्या है, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या वॉल्यूम नहीं बोल सकता इसको भाई, वॉल्यूम आयतन बोल सकता हूं। इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, P इंटू डेल्टा वी, और V का मतलब हो गया वॉल्यूम। तो वर्क का फॉर्मूला ये भी होता है P इंटू डेल्टा वी, P यहां पर क्या है, प्रेशर, और V यहां पर क्या है, वॉल्यूम यानी आयतन। ये बात में कोई प्रॉब्लम। अब आप एक बात देखो, अगर पहले केस की अगर मैं डिफाइन करूं तो बेटा V2 ज्यादा है, अगर मैं इस फॉर्मूले को ध्यान से देखूं तो डेल्टा V कैसे निकाला जाएगा, V2 माइनस V1 बेटा, V2 माइनस V1। अब आप देखिए इस केस में, पहले वाले केस में V2 ज्यादा है, मतलब ये वाला ज्यादा है, ये पॉजिटिव है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू 5 है, और V1 का मैं मान लेते हैं वैल्यू 4 है, तो प्लस के 5 में से -4 घटाओ तो पॉजिटिव ही आएगा ना। इसका मतलब वर्क बेटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कि वर्क डन बाय द सिस्टम बेटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ गई बात। और ऑन द सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो V1 ज्यादा है, मतलब ये वाला ज्यादा है, यानी नेगेटिव वाला ज्यादा है। तो अब आप सोचिए ये पूरी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम बेटा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्या ये कहानी क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ गई ना, ये कैसे वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। बताओ इतनी बात, बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। निकाय पर किया गया कार्य नेगेटिव होगा और निकाय द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। और यही सवाल है प्रीवियस ईयर का, मैं जिसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इस सवाल को देखिए, सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, निकाय पर किया गया कार्य। अब क्या होगा, ऑन द सिस्टम है बेटा तो नेगेटिव होगा। अब इसका मतलब फॉर्मूला हमारे पास ये था, तो इसका मतलब डी क्यू बराबर डी यू माइनस डी डब्ल्यू होगा। मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये वाला। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था आपका सवाल, बताओ क्लियर, मतलब लॉजिक क्लियर है, हो गया नहीं हो गया सवाल क्लियर। एक सवाल और कुछ था ऐसा एयरफोर्स का, 1 मिनट, बट वो आइसोथर्मल से रिलेटेड है, वो आइसोथर्मल कराऊंगा ना तब कराऊंगा। एक सवाल और था ऐसा ही सेम, वो आइसोथर्मल यानी समतापी प्रक्रम से रिलेटेड है, इसी कंसेप्ट पर है लेकिन। ठीक है चलो, कुछ बात है और बता दूं मैं आपको यहां पे। जैसे जब अभी मैंने वर्क पावर एनर्जी नाम का चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया, कार्य शक्ति और ऊर्जा वाला, वहां हम पढ़ते हैं इस बात को कि वर्क पॉजिटिव होने का मतलब क्या है। ये तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, और वर्क पॉजिटिव होने का मतलब ये भी होता है कि हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, और ये फील आपको वहीं आएगा कंसेप्ट के साथ। लेकिन अभी थोड़ा अगर दिमाग में रखना चाहो तो इस बात को ऐसे सोच सकते हो,
अगर मैं बोलूं कि वर्क पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, तो आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो, और वर्क नेगेटिव होने का मतलब क्या है, सिस्टम से एनर्जी निकाल रहे हो। एनर्जी इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, एनर्जी टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, एनर्जी टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, क्लियर? क्लियर? सर रिजल्ट लाना है हमको, लेकिन बैच में आज ज्वाइन किए हैं बेटा, कोई बात नहीं। लेकिन एक काम करना, ये तो इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आज आपने चैप्टर स्टार्ट किया, पहला चैप्टर है, मतलब इस डे वन है इस चैप्टर का, मतलब थर्मोडायनामिक्स का, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निरंतर पढ़ाई करते रहना लगातार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो चीज़ें कवर करा दी हैं वो आपको यार दोबारा से कवर करने होंगे। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब, इसको एक बार देख लीजिए। अगर मैंने कहा कि क्यू पॉजिटिव है, इस बात का मतलब क्या है? अगर मैंने कहा कि सर ये क्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि हीट दी जा रही है सिस्टम को, हीट दी जा रही है, हीट गिवन गिवन टू द सिस्टम। चलो, दूसरा, अगर Q नेगेटिव होगा, बेटा अगर Q नेगेटिव होगा, इस बात का मतलब भी क्या है कि सिस्टम से हीट को निकाला जा रहा है, हीट टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, अब देखो, चाहे तो Q पॉजिटिव का केस हो या फिर वर्क पॉजिटिव का केस हो, बात एक ही है। चाहे Q नेगेटिव का केस हो या फिर वर्क नेगेटिव का केस हो, बात एक ही है। और ये वाली जो फील आएगी आपको, वो वर्क पावर एनर्जी नाम का चैप्टर है, वहां फील आएगी, वहां मैं आपको फील कराऊंगा एक कंसेप्ट। लेकिन अभी के लिए आप दिमाग में इतना रख सकते हैं, ध्यान रखना, और नहीं रखना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस बता दिया हूं मैं ऐसे ही। चलो नेक्स्ट। तो ये कंसेप्ट जो था फर्स्ट लॉ का, वो आपको समझ में आ गया होगा। इस पर जो क्वेश्चन बनता है वो कंसेप्चुअल बनता है, इस पर न्यूमेरिकल नहीं आता, ना ही बन सकता है, ये ध्यान रखना। पहले क्लियर कर दूं, और कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल आपके सामने है, इस फॉर्म में बन सकता है कोई सवाल, अदरवाइज इस पे और कोई सवाल आपके लिए नहीं बन सकता, न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं बनेगी। नेक्स्ट, अगला है बेटा गैसेस, टाइप्स ऑफ गैसेस। थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम गैसेस कितने प्रकार की पढ़ते हैं? तो टाइप्स ऑफ गैसेस, टाइप्स ऑफ गैसेस, हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ गैसेस, गैसों के प्रकार। ये बेटा जो टाइप्स ऑफ गैसेस आप पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ गैसेस आप पढ़ रहे हैं, ये थर्मोडायनामिक्स की मैं बात कर रहा हूं, है ना। नेक्स्ट, देखो गैस बेसिकली तीन प्रकार की हैं। पहला टाइप, पहला टाइप मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक। चलो बेटा कराऊंगा, किस पर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। क्यों परेशान होते हो, क्यों थोड़ा, क्यों परेशान होते हो? रुक जाओ, थोड़ा बताऊंगा सब कुछ। मोनोटॉमिक गैस यानी
मोनो माने एक होता है और एटॉमिक माने परमाणु, तो एकल परमाणु कहते हैं इसको, एकल परमाणु या एक परमाणु गैस। और दूसरा होता है बेटा डाई एटॉमिक, डाई का मतलब होता है दो, तो दो परमाणु गैस, दो परमाणु गैस। और तीसरा होता है बेटा ट्राई एटॉमिक गैस, यानी या फिर इसको पॉली एटॉमिक गैस भी बोल देते हैं, है ना, या फिर इसको पॉली एटॉमिक गैस, है ना। और हिंदी में ट्राई मतलब तीन होता है ना, तो त्रिक परमाणु। अब पॉली माने बहु, यानी बहु परमाणु गैस। अब इन टाइप ये तीन होते हैं, इन टाइप को समझ लेते हैं। देखो, अगर आप मोनो एटॉमिक गैस की बात करोगे तो मैं आपसे कहूं, मान लेता हूं कोई एग्जांपल, मोनो मतलब जिसके पास एक ही एटम हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर हीलियम हुआ, हीलियम, हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये सब क्या है, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन, ये क्या है सब, एक ही तो एटम है, हीलियम अकेला ही तो है, हाइड्रोजन अकेला ही तो है, नाइट्रोजन अकेला ही तो है, ये सब क्या है, ये मोनो एटॉमिक है। दूसरा दो परमाणु, अब H2 डाइहाइड्रोजन, Cl2, Br2, O2। अब आप इसमें देखिए कितने एटम है, कितने परमाणु है, दो, ठीक है। और देखो ट्राई में क्या है, जिसके तीन परमाणु हो या तीन से ज्यादा हो, तीन परमाणु है तीन से ज्यादा हो, देखो मैंने बोला ना ट्राई एटॉमिक मतलब या फिर पॉली एटॉमिक, जैसे CH4 इसी में आ जाएगा, N3 इसी में आ जाएगा, H2O इसी में आ जाएगा, है ना, H2O वाटर, तीन है, दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का, तो तीन हो गए, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, CH4 आ जाएगा, S8 आ जाएगा, P4 आ जाएगा, ये सब किसी में आएंगे, ये सब ट्राई या पॉली के अंदर आएंगे। बताओ, इनके एग्जाम्पल्स क्लियर हैं, इनके एग्जाम्पल क्लियर हैं। अब यहां पर इन गैसों को कराने के पीछे का कारण क्या है, इन गैसों को कराने के पीछे का कारण है, मैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम नाम का एक वर्ड है उसको पढ़ाऊंगा। NH3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बना सकते हो आप अब तो देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता की कोटि, इसको हिंदी में कहा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, थोड़ा समझते हैं चीजों को। तो इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मुझे थोड़ा आपकी एक हेल्प चाहिए, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम नाम का एक वर्ड है, उसको पहले समझाना पड़ेगा। आपको बता दूं, पहले कितनी साल एयरफोर्स ने सवाल नहीं पूछा, बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम की हिंदी होती है स्वतंत्रता की कोटि। पूछ लेता है बताइए कि मोनो एटम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी है, डाया के लिए कितनी है, ट्राई के लिए कितनी है, या फिर पॉली के लिए कितनी है ना। एक बार नेवी में पूछा गया सवाल था, मेरे पेपर में ही पूछा था उसने। चलो समझाता हूं आपको मैं नेक्स्ट, थोड़ा सा पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम पर चर्चाएं करते हैं, फिर लौट के जाते हैं वहां। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम को बेटा हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता की, फ्रीडम माने स्वतंत्र हो, और डिग्री माने कोटि, स्वतंत्रता की कोटि। बेटा इसको एप से दर्शाया जाता है, लेकिन पहला सवाल आता है कि सर ये होता क्या है, कहते किसे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, थोड़ा इस पर चर्चाएं करेंगे अपन, है ना। चलो बेटा, अगर मान लो मेरे पास ये हुआ आपका एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस, और ये हुआ जेड एक्सिस, तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है, मान लेता हूं कोई भी एटम, चाहे वो मोनो एटम हो, या फिर वो डाई एटम हो, या फिर वो ट्राई एटम हो, कोई भी गैस हो, कोई भी गैस तीनों में से, होता क्या है कि
सर ये आपका ओरिजिन है जहां से पार्टिकल चलता है, ये बेटा ओरिजिन है जहां से पार्टिकल चलता है, मूल बिंदु है। तो ये कहता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलता है कि जो पार्टिकल है वो स्वतंत्र है, वो फ्रीडम है, वो एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, वो फ्री है वाई एक्सिस में जाने के लिए, वो फ्री है जेड एक्सिस में जाने के लिए। और इसी पूरे कार्यक्रम को कहा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ रहे हो मेरी बात? तो कहने का मतलब पार्टिकल फ्री है कि अपने मीन पोजीशन से, या फिर ऐसे बोलूं अपनी ऑरिजिन से, मूल बिंदु से, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। इसी को कहा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका अपने एग्जाम से कोई लेना देना नहीं था, बस बता दिया हूं आपको। एग्जाम से लेना देना क्या है इसके फॉर्मूले का, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का सर फॉर्मूला क्या है। तो बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला है वो होता है 3a माइनस बी। ये हालांकि कुछ किताबों में आपको ये फॉर्मूला 3n माइनस आर बी मिलेगा। इस तरीके से होता क्या है कि ए क्या है बेटा, यहां पर ए बेटा है नंबर ऑफ एटम, परमाणु की संख्या। किस गैस के अंदर कितने परमाणु हैं, नंबर ऑफ एटम, यानी परमाणु की संख्या। बेटा बी क्या है, बी क्या है बॉन्ड, यानी बंध की संख्या। बी क्या बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, बंध की संख्या, नंबर ऑफ बॉन्ड, बंध की संख्या। नंबर बॉन्ड का मतलब क्या, बंध की संख्या। बॉन्ड एक है, दो हैं, तीन है, ये है ना, ये हो गया नंबर बॉन्ड। ठीक वैसे ही एन का मतलब ही नंबर ऑफ एटम होता है और आर का मतलब ही नंबर ऑफ बॉन्ड होता है। अब आपको जो आसान लगे उस तरीके से आप अपने दिमाग में इस फॉर्मूले को सेट कर सकते हो, चाहे तो वो 3a माइनस बी या फिर 3n माइनस आर, जो भी फॉर्मूला आपको सही लगे उस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली आप, मैं कहूंगा 3a माइनस बी, इस तरीके से इसको याद रखना। ठीक है बेटा, फॉर्मूला क्लियर हुआ? चलें आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मोनो एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होगी, बताइए। यानी अगर यहां लिखूं कि बताइए कि मोनो के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होगी, डाया एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होगी, और लास्ट में बचा पॉली। तो आपको पहले करना क्या होगा, आपको पता है कि यहां पर जो एटम है वो तो एक है, लेकिन बॉन्ड कितने हैं, एक एटम में तो कोई बॉन्ड ही नहीं है भाई। कम से कम किन्हीं दो एटम के लिए तो बॉन्ड चाहिए। मैंने लिखा H2, तो एक हाइड्रोजन का ये बॉन्ड, एक हाइड्रोजन ये रहा एटम। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए तो बॉन्ड चाहिए, लेकिन यहां तो हमारे पास एक ही एटम है, तो एक एटम को जोड़ने के लिए तो कोई बॉन्ड नहीं चाहिए ना। तो यहां पर बेटा एटम है एक और बॉन्ड क्या होगा, 0। और यहां पर एटम कितने बेटा, एटम यानी परमाणु की संख्या कितनी है, 2। और यहां पर बॉन्ड कितने हो सकते हैं। अब समझना, जो बॉन्ड वर्ड की बात कर रहा हूं, बंध की, वो मिनिमम की बात कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप किन्हीं दो एटम की बात करेंगे, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो ऐसे तो 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। होगा क्या कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं कम से कम कितने बॉन्ड होंगे। तो बेटा किन्हीं दो एटम के बीच में कम से कम एक बॉन्ड जरूर होगा उनको बांधने के लिए। इसका मतलब कम, जब भी बॉन्ड की बात होगी वो कम से कम की बात होगी, तो इसमें एक होगा। तो इसलिए बेटा मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आपके पास है 3a माइनस बी। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। ये डाया है, फाइव, बताइए क्या कहते हो, 3,5, यानी मोनो के लिए क्लियर हो गया और डाया के लिए भी क्लियर हो गया, 3,5। अब बात आती है पॉली की, यानी ट्राया की। और यहां है बहुत बड़ा बच्चों को मिथ और बहुत बड़ा कंफ्यूजन, इसलिए ध्यान से इसको समझना। एक बात देखिए, यहां पर ट्राई और पॉली के अंदर मैं बात करूं आपसे बेटा, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। पहले तो ये बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ये बताओ।
बताओ। मजा आ रहा है ना? रोहन बाद में, क्लास के बाद। वो आंसू तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। चलो फिर आगे बढ़े हम। चलो चलो चलो, यही आनंद आना चाहिए, यही कोशिश है मेरी कि आपको जितना पढ़ाऊं वो एकदम अंदर तक फील आना चाहिए, डेप्थ में चीज आनी चाहिए आपको, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं बात करता हूँ इसकी ट्राई एटॉमिक यानी पॉली एटॉमिक की बात करता हूँ, बहुपरमाणु गैस। और हिंदी और इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोगों को, क्योंकि मैं दोनों भाषाएं आपके सामने लिख रहा हूँ। भाई क्यों? लैंग्वेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्लियर है ना सब? चलो अब एक बात देखते हैं। मान के चलो थोड़ी देर के लिए H2O है, वाटर, या फिर CH4, या फिर P4 एसिड, या NH3, कुछ भी है। किन्हीं तीन एटम की बात कर रहा हूं मैं। एक बात बताओ बेटा, अगर तीन एटम को देखा जाए तो क्या मैं पहले, एक तो समझो, एक एटम, दो एटम और तीन एटम, और देखो एक एटम, दो एटम और तीन एटम। देख रहे हो आप? मतलब क्या ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताओ। क्लियर? आप देखिए दो केस बन रहे हैं ट्राई के अंदर, एक तो लीनियर, एक नॉन लीनियर। तो लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर माने रेखीय, रेखीय, और बेटा अरेखीय, नॉन लीनियर, यानी अरेखीय। चलो बताओ, दो केस बन सकते कि नहीं बन सकते, बताओ। दो केस बन रहे हैं, और यही बच्चा होता है कंफ्यूज। अब देखो इसका मतलब, सर जो लीनियर वाला है इसमें बॉन्ड बन रहे हैं दो कम से कम, और इसमें बॉन्ड बन रहे हैं एक दो तीन कम से कम। एटम तो तीन ही है, लेकिन आप समझ में आ गया, यहां पर जो बॉन्ड की संख्या है वो कम से कम दो, और यहां पर बॉन्ड की संख्या है वो है तीन। इसका मतलब आंसर हो जाएंगे दो। इसका मतलब हुआ बेटा, यहां पर अगर आप पॉली के लिए बात करोगे तो अब आप देख लीजिए, इस केस में बात करोगे तो तीन तिया नौ, एटम तो तीन ही है, माइनस दो, सात आ जाएगा। और यहां पर देखो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा तीन तिया नौ माइनस तीन छह, यानी इस वाले केस में तो आपको समझ में आ गया एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, छह। लेकिन सर अब एग्जाम में किसको प्रायोरिटी देंगे आप, बताओ? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, अब छह भी आंसर है, सात भी आंसर है, लेकिन एग्जाम में सवाल कौन सा होगा, अब वो बताता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। पहली कंडीशन, जब सवाल में या तो सिर्फ सिक्स दे रखा हो या सिर्फ सात दे रखा हो, मतलब पहले ऑप्शन दे रखे हैं थ्री फोर फाइव सिक्स, तो आपका आंसर सिक्स होगा। अगले ऑप्शन मान लो थ्री फोर फाइव सेवन, तो आपका आंसर सेवन होगा। मतलब दोनों एक साथ नहीं है तो जो आए वो कर दोगे, लेकिन सवाल है अगर दोनों एक साथ आ जाएं तो आप किसको आंसर दोगे? तो जब बेटा दोनों एक साथ आ जाएं तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा सेवन। ये इसको प्रायोरिटी पे आप रखोगे। क्या आंसर रखोगे प्रायोरिटी पे? सेवन। अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं ऑप्शन में तो आपका आंसर सेवन
टिक करना, क्योंकि ये केस ज्यादा फ्रूटफुल होता है। ये केस जब आप केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ के आएंगे तो समझेंगे, जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा मतलब स्टेबल होता है, जो वो ज्यादा स्टेबल होता है लीनियर स्ट्रक्चर, इसलिए हम इसको प्रायोरिटी पर देते हैं। क्लियर? तो आंसर आपका 7 होगा, दोनों अगर एक साथ हो। ये था हमारा बेटा, ये कहानी हमारी समझ में आ गई होगी कि पॉली डाया और इसके लिए एफ की वैल्यू क्या होगी। बताओ, कोई प्रॉब्लम यहां तक? चले, क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा, ये वहां से पहले सवाल बने हैं। क्लियर होगा एक वाला कंसेप्ट, किसके लिए क्या होगा, सारी चीजें क्लियर है। आगे नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखो तुम लोग एक एक साथ बच्चा बोल रहे हैं कि सर थोड़ा स्पीड से। बेटा होता क्या है ना कि जब मुझे पता है कि ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो वहां स्पीड नहीं देखी जाती, वहां देखी जाती है क्या, कि आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाओ। स्पीड आती है और उसकी जरूरत आपको है। अगर मैं अगर मैं यहाँ स्पीड से पढ़ाऊंगा, अगर मैं स्पीड से पढ़ाऊंगा तो बेटा तुम्हारी स्पीड खत्म हो जाएगी। जब हम सीखते हैं ना, जब हम सीखते हैं ना, क्वेश्चन, जब हम सीखते हैं कंसेप्ट को तो वहां स्पीड नहीं देखी जाती, वहां देखा जाता है कि किस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कंसेप्ट। इंटरनल एनर्जी से इस कंसेप्ट पर बेस पर क्वेश्चन पूछे थे नेवी में भैया, डेफिनेटली क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, अब ये इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट आएगा तब समझाऊंगा क्या होती है इंटरनल एनर्जी, बोला तो था। आप लेकिन समझने की कोशिश करिए, मैं चाहूं तो स्पीड बढ़ा सकता हूं, लेकिन मुझे पता है ना कि ये वाला चैप्टर ज्यादा डिमांड है इसकी, आता है क्वेश्चन यहां से, तो क्यों मैं स्पीड के चक्कर में आपके साथ, मतलब एक तरीके से क्यों मैं ऐसा करूं कि जो समझ में ही नहीं आए। तो स्पीड के लिए बेटा यहाँ कोई साइकिल रेस या फिर मतलब कुछ कोई बस की रेस नहीं चल रही है। तो स्पीड जितना जरूरी है मुझे पता है कि कहाँ कैसे इसको बढ़ाना है या घटाना है, आप बस ध्यान से समझते जाओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और उसका नाम है ऊष्मा गतिकीय प्रक्रम, यानी थर्मोडायनामिक प्रक्रम, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, और हिंदी में इसे कहा जाता है ऊष्मा गतिकीय प्रक्रम। ऊष्मा गतिकीय प्रक्रम क्या है बेटा? जो थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस होती है बेसिकली 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? इसमें 4 प्रोसेस आपको पढ़नी होती हैं। पहली जो प्रोसेस है उसका नाम है समतापीय, आइसोथर्मल। देखो आइसो का मतलब होता है सेम, एक जैसा, और थर्मल माने ताप, तो इसे कहा जाता है समतापीय प्रक्रम। और दूसरा होता है बेटा एडिएबैटिक, एडिएबैटिक, इसको हिंदी में कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम। और तीसरा होता है बेटा आइसोबारिक, आइसो माने एक जैसा, सेम, बार प्रेशर की यूनिट तो होती है बार, दाब की, तो इसे कहते हैं समदाबीय। और बेटा नेक्स्ट होता है फोर्थ आइसोकॉरिक, कौर मतलब आयतन, तो सम आयतनिक प्रक्रम। यहां से सवाल बना था आपके एग्जाम में कई बार, वो कराऊंगा, ठीक है। अब देखो आइसोथर्मल का मतलब क्या है बेटा? आइसोथर्मल का मतलब है जहां पर टेम्परेचर यानी टी मतलब तापमान कांस्टेंट हो, नियत हो। आप बताइए अगर टी कांस्टेंट होगा तो डेल्टा टी कितना होगा? 0, सीधी सी बात है भाई। डेल्टा टी कैसे निकाला जाएगा? T2 माइनस T1, और टी कांस्टेंट है तो T2 और T1 बराबर होंगे, तो इसका मतलब डेल्टा टी क्या आ जाएगा? 0। और कांस्टेंट का मतलब क्या? नियत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडियाबैटिक का मतलब है जहां पर Q, यानी Q यहां पर क्या है? हीट जो नियत हो, कांस्टेंट का मतलब नियत, फिक्स, सेम, और इसका मतलब डेल्टा Q क्या हो? 0 हो, उसको भी कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आइसोकोरिक का मतलब है जहां पर वॉल्यूम यानी आयतन
कांस्टेंट हो। बी माने बेटा वॉल्यूम है यहाँ पर आयतन, इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि डेल्टा बी भी क्या हो, जीरो हो, उसको भी कहा जाएगा ये। आइस गलत बोल गया, आइसोबारिक है ना बेटा, प्रेशर की बात करेंगे ना, आइसोकोरिक तो नीचे वाला होगा, ये है इसके लिए। सही कर लें इसको, देख लो। आइसोबारिक मतलब प्रेशर की बात कर रहा है, तो जहां प्रेशर माने दाब, प्रेशर कांस्टेंट हो, दाब, इसका मतलब डेल्टा पी क्या हो जाएगा, जीरो। आप पहले ये देख लीजिए, यहां से ये तक सवाल बने हैं कि बताइए आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होगा, एडिवेटिक में क्या होगा, आइसोबारिक में क्या होगा, आइसोकोरिक में क्या होगा। यहां से ये क्वेश्चन भी बने हैं, बताओ। यहां तक क्लियर, क्लियर, बताओ कोई प्रॉब्लम। वी यहां पर बेटा वॉल्यूम है, आयतन, ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम बताओ। एक सवाल था एयरफोर्स का, यहीं से आगे कराती हूँ, सवाल कराता हूँ इसी पे, देखते जाना सवाल क्या था, और उस सवाल को फिर मैं कंसेप्ट की फॉर्म में कराऊंगा आपको। आप एक चैप्टर पढ़ाया था मैंने कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री, और वहां एक टॉपिक पढ़ाया था आपको स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, और एक कराया था हीट कैपेसिटी, ऊष्मा धारिता। फॉर्मूला आपको याद होगा, एस बराबर क्यू अपॉन एम डेल्टा टी या डेल्टा थीटा, ठीक है। और आपको सी वाला क्या कराया था, क्यू अपॉन डेल्टा थीटा, ये बताया था, याद होगा। तो उसने सवाल ये पूछा कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस स्पेसिफिक हीट क्या होगा। सवाल ये था कि सम आयतन प्रक्रम के लिए स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा क्या होगा, सवाल ये था। यानी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस सम तापीय प्रक्रम के लिए विशिष्ट ऊष्मा क्या होगा। यानी अगर ध्यान से मैं आपको बताऊं तो बेटा इसको सवाल की फॉर्म में करा देता हूं, थ्योरी की फॉर्म में। बेटा एस बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एम डेल्टा थीटा, याद या डेल्टा टी पढ़ाया था आपको। अगर मैं आपसे कहूं कि आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं समतापी की, तो डेल्टा टी क्या रहता है, जीरो रहता है। तो डेल्टा टी बेटा ये क्या होगा, जीरो, किसके लिए, फॉर आइसोथर्मल। अब इसकी हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, समतापीय प्रक्रम के लिए डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब डेल्टा टी अगर जीरो होगा तो ये पूरी कहानी जीरो, और जीरो का भाग किसी में देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब आइसोथर्मल के लिए जीरो होगा, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ही बेटा जो एस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत। देखते जाना, एस की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। बहुत प्यारा एक कंसेप्ट दूंगा आपको, बहुत प्यारा एक कंसेप्ट, ठीक है, बोलो क्लियर। और एक सवाल ये था एडिवेटिक के लिए, ये पूछा गया था उसमें आईसीजी में, मतलब कोस्ट गार्ड का सवाल है। लेकिन एडिवेटिक के लिए क्या होगा भैया, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए एस का मान कितना होगा फॉर, मतलब एडिवेटिक प्रोसेस। तो यहां मैं लिखूं कि फॉर एडिएबैटिक रुद्धोष्म प्रक्रम, फॉर एडिएबैटिक प्रोसेस, एडिएबैटिक का मतलब समझ में आ रहा है ना, वही रुद्धोष्म, जहां पर क्यू क्या था, कांस्टेंट हीट, रुद्धोष्म। इसका मतलब हो जाएगा एडिबेटिक के लिए बेटा आपको याद होगा क्यू कांस्टेंट होगा, और डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो। लेकिन यहां बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूजन कर जाता है और कहता है कि सर एडिबेटिक के लिए आपने, देखो जो गलती आप समझते हो बेटा, डेल्टा एक्चुअली एडिबेटिक के लिए हमने क्या पढ़ाया था कि क्यू होगा कांस्टेंट और डेल्टा क्यू क्या होगा, जीरो, यही तो पढ़ा था। अब आप क्या कहोगे कि बेटा सर ये जो क्यू है ना ये कांस्टेंट है, नहीं, समझना, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ना वो थोड़ा स्मॉल चेंज के लिए बात कर रहा हूं, स्मॉल चेंज के लिए। बेसिकली जो फॉर्मूला है ना, हीट में कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, कुछ ना कुछ तो, चाहे स्मॉल ही चेंज हो, इसलिए हम यहाँ पर क्यू की जगह डी क्यू की बात करते हैं, स्मॉल चेंज की बात करते हैं। इसलिए इस वैल्यू को मैं डी क्यू मानता हूं, लिख क्यू रहा हूं, लेकिन बहुत छोट, भाई हीट में कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये, इसको मैं जीरो रखता हूं। अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां लिखूं
एस बराबर क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो यहां पर क्यू हम कांस्टेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि हम स्मॉल चेंज की बात करें तो कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा, इसलिए मैं इसको जीरो मान लेता हूं। और जब एम डेल्टा थीटा का इसमें देंगे तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब मुझे यहां से क्या पता लगा कि एस की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए जीरो होती है। और बेटा मुझे यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पता लगा जो कि नेवी ने पूछा है सवाल, नोट डाल के, एक बड़ा प्यारा कंसेप्ट कि एस की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करती है, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। कहां से कहां तक होती है इसकी वैल्यू, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। तो द वैल्यू ऑफ एस लाइज बिटवीन जीरो टू इन्फिनिटी, यानी एस का जो मान है जीरो से अनंत तक लाई करता है। एस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, द वैल्यू ऑफ एस नेवर नेगेटिव। और ये आपको यहां से सवाल बने हैं आपके एग्जाम। बताइए, मैंने इस सवाल को आपको कंसेप्ट की फॉर्म में करा दिया है बेटा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बातें सारी की सारी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। बहुत प्यारा सवाल है। 2017 या 2018 में एक सवाल पूछा गया एयरफोर्स के द्वारा कि बताइए इनमें से कौन सा मेयर्स फॉर्मूला होगा, मेयर का सूत्र। आगे पढ़ाने वाला हूं इस कंसेप्ट को। तो एक नई चीज निकल के आने वाली है बेटा, एक नई चीज अब निकल के आने वाली है, वो देखते जाना। नेक्स्ट टॉपिक, यानी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि एस बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन डेल्टा, एस बराबर होता है क्यू अपॉन एम डेल्टा टी या डेल्टा थीटा, यही तो पढ़ा। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया एस वी, देखो मैं थोड़ा सा एक चीज और बता दूं आपको। आप किताबों में क्या देखते होगे कि जो स्पेसिफिक हीट होती है, विशिष्ट ऊष्मा, उसको सी से भी दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सी से भी। और मैं एस से दर्शाता हूं ताकि फील याद रहे आपको। आप चाहो तो इस एस को हम और क्या बोल सकते हैं, सी भी बोल सकते हैं। सी, सी और कुछ नहीं, क्या है? विशिष्ट ऊष्मा है, वही चीज है, विशिष्ट ऊष्मा है, स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट का मतलब विशिष्ट ऊष्मा। तो आप एस से दर्शाओ या सी से, बात एक ही है बेटा। अगर मैंने लिखा, अगर मान लो मैंने लिखा क्या, मैंने लिख दिया सीबी और मैंने लिख दिया सीपी, ऐसे दो चीज लिख दी, तो इसका मतलब सीबी का मतलब समझ रहे हो क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नियत आयतन पर, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। और मैंने लिखा सीपी, इसका मतलब है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। बस और कुछ नहीं। तो सीपी और सीबी आपको समझ में आना चाहिए है क्या। और सी कुछ और नहीं, वही स्पेसिफिक हीट को दर्शाने का एक तरीका है, वही है। बताओ, कोई प्रॉब्लम? क्लियर? कोई दिक्कत? हीट कैपेसिटी को भी अब सी से दर्शाते हैं, ठीक। लेकिन इसको कैपिटल सी से, इसको स्मॉल सी से, तो इतना बड़ा कंफ्यूजन मत रखो, इसलिए मैं एस और सी से दर्शाता हूं। लेकिन किताबों में आपको सीपीसी भी मिलता है, इसलिए मैंने बताया है, और कोई कारण नहीं है। आपको किताबों में यही मिलेगा ऑलमोस्ट।
नेक्स्ट, अब यहीं से मैं आपको बहुत बहुत, मैं जो बता रहा था आपको कि 2017-18 में एक सवाल पूछा गया कि बताइए मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है। सवाल ये था कि मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है। चले, क्या होता है मेयर्स फॉर्मूला, आगे बढ़े। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा कि सीपी और सीवी में रिलेशन क्या है। तो देखो होता क्या है, सीपी में से सीवी को माइनस कर दें तो आर आता है। आप, ये एक संबंध है इसमें, सीपी माइनस सीपी माइनस सीबी बराबर आर, ये फॉर्मूला है, सीपी माइनस सीबी बराबर आर। और इस फॉर्मूले को कहा जाता है मेयर फॉर्मूला, मेयर सूत्र। इसी को कहा जाता है मेयर्स फॉर्मूला। एक साइंटिस्ट थे मेयर, उन्होंने दिया था इसको। तो मेयर्स फॉर्मूला, मेयर सूत्र। अब आप एक बात बताइए, यहां से देखो, यहां से कहानी बनती जाएगी बहुत बढ़िया, और हर पार्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक बताइए, सीपी और सीबी में बड़ा कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? सीपी और सीबी, क्योंकि नेगेटिव है, छोटा होगा। इसका मतलब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता लगी कि सर सीपी और सीबी में सीपी बड़ा होगा। बोलो हाँ कि ना। इस बात में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि सीपी पॉजिटिव है और सीबी को घटा रहे हैं, तो ज्यादा में से तो कम को घटाते होंगे, तभी तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ठीक है सर, ये आर क्या है? सर ये जो आर है ना, इसको कहा जाता है गैस नेतांक, गैस कांस्टेंट, गैस नेतांक। सर इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.314 जूल पर मोल केल्विन होती है। कितना मान होता है इसका? 8.314 जूल पर मोल केल्विन, जूल प्रति मोल केल्विन। चलो, नाम तो है तूफान यादव, और कह रहे हैं सर कितने टाइम तक और क्लास चलेगी? आपको पता नहीं है कब तक चलेगी? है? नहीं आए हो क्या बेटा? तूफान है, अमिताभ बच्चन वाले तूफान हो गया, एक मूवी है ना अमिताभ बच्चन की, तूफान। नहीं मनिका, वो अलग चीज है। वो डरवा कांस्टेंट है, वो अलग चीज है, वो अलग है बेटा। यहां पर आर गैस कांस्टेंट होता है, गैस नेतांक। सीपी ग्रेटर देन सीबी, ये आपको समझ में आ गया? अब यहां से क्या, एक बात बताइए, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? बताइए। इसका मतलब मुझे यहां से पता लग गया कि सीपी और सीबी का आपस में अगर रेशियो देखूं, वो एक से बड़ा होगा। बोलो हाँ कि ना। सीपी बटे सीबी ग्रेटर देन 1। सीपी अपॉन सीबी, इन दोनों का जो रेशियो होता है बेटा, वो एक से बड़ा होता है। बोलो कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या? बताओ। बोलो कोई प्रॉब्लम? क्लियर? क्लियर? क्लियर ना? यानी आपस में ही संबंध पता लग गया। अब आपको बता दूं, ये भी पहले एयरफोर्स ने पूछा है सवाल, हालांकि अब उसने पैटर्न बदल दिया है क्वेश्चंस का। पहले ढेर सारे सवाल ऐसे बनते थे, ढेर सारे सवाल। अब इस तरह के सवाल नहीं पूछता वो, अब न्यूमेरिकल सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ बात, दो जब पेपर ऑफलाइन हुआ करता था और उसके बाद ऑनलाइन भी हुआ, 18-19 तक, 18 तक ऑफलाइन, ऑनलाइन चला था, 17-18 में ऑनलाइन था। तो 17-18 में ऑनलाइन था, हाँ। तो भी ऐसे सवाल पूछे जाते थे पहले, लेकिन अब ऐसे जनरली एक आदि पूछता नहीं, उतने सवाल नहीं पूछता। अब आपको सिर्फ पैटर्न एकदम चेंज कर दिया, न्यूमेरिकल वाले सेक्शंस को ज्यादा क्वेश्चन कवर करता है वो। बस बताता जा रहा हूँ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब सर एक बात बताइए, सीपी और सीवी की वैल्यू कितनी होगी, इसकी मान कितना होगा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है बेटा। अरुण कह रहे हैं सर हीट की डीपीपीज दे दो।
लो, ले लो। ऐसे कह रहा है जैसे हलवा है क्या, पंजीरी है ना, सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई है और दही यानी चिन्ना मिर्च, चिन्ना मिर्च मिला के दे दिया पंजीरी में, मुंह खोलो खा जाओ। गाजर का हलवा समझे हो क्या, मुंह खोलोगे गप्पू से खा जाओगे। नेक्स्ट लेवल का डीपीपी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आपसे बोला था ना कि मैं आपको इसी वीक में दे दूंगा, एक साथ दूंगा सारी की सारी हीट की डीपीपीस। टेंशन क्यों लेते हो मेरे मेरे भाई, टेंशन मत लिया करो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मैं जो बताने वाला हूं उसको ध्यान समझना। देखो सीवी का मान जो है, सीवी की वैल्यू डायरेक्ट याद रखना, एफ अपॉन 2 इंटू आर होती है। एफ वही डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटि, आर आपको पता ही है, और 2 है। और सीपी की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है एफ अपॉन 2 + 1 इंटू आर। सर याद कैसे रखूंगा, याद ऐसे रखेगा मेरे भाई, याद ऐसे रखेगा मेरे भाई, तुझे पता है सीपी बड़ा है और सीवी छोटा है, तो सीपी में बड़ा है तो एक जोड़ दे, और सीवी छोटा है तो उसमें से एक हटा दे। हो गया याद, ये याद करने का तरीका है। अब यहां से अगर मैं सीपी अपॉन सीबी करता हूं तो मुझे एक रिलेशन मिलता है बेटा। अगर मैं इस कंसेप्ट से सीपी अपॉन सीबी करता हूं तो मुझे पता है यहां से F/2 इंटू आर अपॉन F+2/2, यानी F+2/2 इंटू आर मिलता है, और आर से आर की कहानी खत्म हो जाती है। बोलो हाँ के ना, क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। ये बचा क्या, 2 से 2 की कहानी खत्म कर देते हैं, और बचा क्या, F/F+2। एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अरे हाँ, इसको ऐसे कर दो ना, F/2 इंटू आर अपॉन F/2 + 1 इंटू आर। ठीक है, और यहां से एक काम करो, आर से आर की कहानी खत्म कर दो, बचा क्या, ये हो जाएगा F/F+2 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 खत्म हो जाएगा ना। कुछ गलत कर रहा हूँ ना, हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, बार बार एक ही गलत कर रहा हूँ। तो सीपी का फॉर्मूला ऊपर आएगा और मैं बार बार सीबी का लिख रहा हूँ, है ना, गलत लिख दिया हूँ बेटा, वैल्यू ऊपर नीचे हो गई है ना। ये तो मैं सोचूं हो क्या रहा है, तो सीबी का मान आ जाएगा ऊपर, F/2 + 1 इंटू आर, F/2 इंटू आर, अब तो समझ में आ जाएगा ना। तो ये आ जाएगा F+2/F, 1+2/F, ये आ जाएगा रिलेशन। तो याद रखना सीपी अपॉन सीबी का जो रिलेशन है बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, वो क्या होता है, 1+2/F होता है, ये ध्यान रखना। देखा आपको मिल गया ना रिजल्ट, यानी सीपी अपॉन सीबी बराबर 1+2/F, ये आपको दिमाग में रखना है। और आपको इतना पता है कि ये जो आया है ये एक से बड़ा होगा, क्योंकि सीपी और सीबी का जो रिलेशन है वो क्या हो रहता है, एक से बड़ा रहता है ना। बोलो कोई प्रॉब्लम, बताए मेरे भाई, बताऊंगा बताऊंगा, गामा वाला बताऊंगा प्रदमन, अभी रुक जाओ बेटा, बताओ कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, बताओ मेरे भाई।
बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत? चले? सही तो लिखा हूं? एफ प्लस टू अपॉन एफ ही तो होगा, दो से दो खत्म नहीं हो जाएगा क्या? तो वन प्लस टू अपॉन एफ आएगा ना। सही तो है बेटा? ठीक है, सही है ना? आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। देखो होता क्या है, ये जो सीपी और सीवी है, ये इसको बेटा हम गामा भी बोलते हैं एक्चुअली में। इस सीपी अपॉन सीवी के रेशियो को हम गामा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गामा। अबे गामा क्या है? एक्चुअली गामा वर्ड परमाणुता यानी एटॉमिसिटी कहलाता है। अभी के लिए बस इसको गामा याद रखना। ये कुछ देर बाद यानी कल के सेशन में आपको समझ में आएगा ये गामा है क्या। अभी के लिए इतना समझ में रखना, ठीक है? दीपांशु सर एफ क्या है सर? एफ क्या है सर? एफ क्या है सर? यार हद कर दी तूने, हद कर दी तुमने मेरे प्यार में। एफ, कहानी खत्म। हद है यार। हैं? यही था? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यही था क्या? है? पूरा जीवन निकल गया मेरा तुमको एफ पढ़ा के, और तू कह रहा है एफ है क्या? वाह। कहाँ था बेटा? सो रहा था क्या? हाँ? ना ना, सो रहा था क्या? पूछ रहा है कि एफ क्या है? एफ, ये रही एफ। पूरा जीवन निकल गया मेरा एफ पढ़ाते पढ़ाते, तू कह रहा है एफ था क्या? वाह। रहता कहाँ है बेटा? सपना देख रहा था क्या कुछ? कोई बात नहीं, होता है। सपना देख रहा था है ना? कोई बात नहीं, होता है, सपने सपने आते हैं, छोटी बातें होती रहती हैं, कोई बात नहीं। चलो क्लियर? आगे बढ़ता है। वो भी 10 बार लिख रहा है एफ क्या है, 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 एफ क्या है। क्या चाहता है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, अब हमारी चर्चा होगी, आईसीसी ने एक बड़ा प्यारा सवाल पूछा है इंटरनल एनर्जी से। अरे इंटरनल एनर्जी है क्या? आंतरिक ऊर्जा, इसका फॉर्मूला क्या है? बड़ा प्यारा सवाल उसने पूछा था, बताता हूं आपको, है ना? चलो, टॉपिक है हमारा वही इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा। इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा। इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा, जिसको बेटा किससे दर्शा रहा था मैं? यू से, आपको याद होगा आप, है ना? इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है बेटा, उसका फॉर्मूला क्या था कि U बराबर एफ अपॉन टू इंटू आर इंटू टी। ये फॉर्मूला होता है इसका, दिमाग में रखना सीधे, एफ अपॉन टू इंटू आर इंटू टी। मेरे भाई, क्या एफ अपॉन टू इंटू आर को क्या मैं सीवी नहीं लिख सकता? सर बिल्कुल, क्यों नहीं सर, क्या बात कर दी। लो सर, सीवी इंटू टी लिख सकता हूं सर। अब सवाल क्या बोला उसने, सुनिए। सवाल बोलता है आईसीजी, सवाल बोलता है कोस्ट गार्ड कि फॉर आइसोथर्मल समतापीय प्रक्रम के लिए इंटरनल एनर्जी कितना होगा? समतापीय प्रक्रम के लिए इंटरनल एनर्जी कितना होगा? तो समतापीय प्रक्रम के लिए वो इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है आपसे। पूछ रहा है कि समतापीय प्रक्रम के लिए यानी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा, ये बताओ। बताओ। सिंपल है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला तो क्लियर है, लेकिन फॉर आइसोथर्मल, आईसीजी का सवाल है ये आईसीजी का सवाल है बेटा, कोस्ट गार्ड का।
फॉर आइसोथर्मल समतापीय प्रक्रम के लिए मुझे पता है टी कांस्टेंट होगा, लेकिन डेल्टा टी क्या होगा, जीरो, और डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो इंटरनल एनर्जी में क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसको जब मैं डेल्टा टी लिखूंगा तो ये डेल्टा यू हो जाएगा। तो इसका मतलब डेल्टा यू कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि डेल्टा टी जीरो, जीरो को मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो हो जाएगा ना। आप देख सकते हैं ये था इसी जी का सवाल। मेरा अगला सवाल आपसे है, देखो कंसेप्ट इज द पावर ऑफ फिजिक्स। अगर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है तो फिजिक्स बहुत आसान है, मजा आएगा। और रट्टा मार रहे इधर से उधर कहानी, पता नहीं कौन का राजा कौन की रानी, है ना, तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा उल्टा सीधा। लेकिन एक बात बताइए, इंटरनल एनर्जी किन किन बातों पर निर्भर करता है, इंटरनल एनर्जी किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये मुझे बताइए अगर किसी को पता है। इंटरनल एनर्जी किन किन बातों पर डिपेंड करता है, बताओ। तो इंटरनल एनर्जी किन किन बातों पर डिपेंड करता है, बताओ। इंटरनल एनर्जी किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ये फोर्स का सवाल है एक, कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा। सवाल है कि एयरफोर्स का, किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए, चक्रीय प्रक्रम के लिए इंटरनल एनर्जी कितना होगा, एयरफोर्स का सवाल। देखो बेटा, जो इंटरनल एनर्जी होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन उसके रास्ते पर नहीं। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली है क्या, बताता हूं। इंटरनल एनर्जी जो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर, नॉट ऑन देयर पाथ, उसके रास्ते पर नहीं। पाथ माने रास्ता, रास्ते पर निर्भर नहीं करता, हाँ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। हुआ क्या, देखो इससे सवाल कराता हूं, समझ में आएगा। ये जो सवाल मैं करा रहा हूं ये एयरफोर्स का पूछा गया सवाल है, और जवाब देना मुझे। मान लेता हूं ये मेरे पास साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक हो गया ना, चक्रीय प्रक्रम, तो चक्कर है कोई, साइक्लिक है, इसे कह रहा हूं मैं साइक्लिक प्रोसेस, यानी चक्रीय प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। तूफान सिंह कह रहे हैं, तूफान यादव, क्लास छोड़ दो सर, अगर दोबारा कमेंट कर दिया ना तूफान, तुझे हवा भी नहीं बनने दूंगा। तू ऐसे ही फिर कहानी तेरी खत्म हो जाएगी, तूफान की जगह हवा भी नहीं बन पाएगा बेटा, बता रहा हूँ। जाना चला जा, पढ़ाई मत कर, टाइम बर्बाद मत कर बेटा। बताओ साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है, यानी इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगी। अब सोचो, मान लेते हैं कोई पार्टिकल यहाँ था, वो यहाँ से चला और यहाँ आ गया, मतलब जो उसके लिए इनिशियल था वही तो फाइनल हो गया। और भैया इंटरनल एनर्जी तो डिपेंड करता है किस पर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, और जो उसका इनिशियल है वही उसके लिए फाइनल है। इसका मतलब किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो, यानी इंटरनल एनर्जी क्या होगा। यही था सवाल एयरफोर्स का। ये एयरफोर्स का सवाल है सर। समझ पाए मेरी बात। ये भैया तूफान हिंदी में बता दो, बट अब तेरा लास्ट कमेंट मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तू मूड की दे रहा है ना, मैं अब तुझे हवा बनाऊंगा थोड़ी देर में, देख कैसे हवा बनाऊंगा, घुमा दूंगा तुझे मैं, देखना। कहाँ हिंदी नहीं लिखा मुझे ये बताना, कहाँ हिंदी नहीं लिखा। रुक जा बेटा तू, तेरा लास्ट है, इसके बाद तूने कमेंट किया ना, तेरी कहानी खत्म आज के बाद। बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम। अब एक सवाल कराता हूँ, बहुत प्यारा सवाल, ऐसी जी ने पूछा सवाल 2021 में, और इससे पहले भी नेवी ने और एयरफोर्स ने, मतलब कॉमन क्वेश्चन, और ये सवाल एनडीए ने भी पूछा है। बड़ा प्यारा सवाल है, और सवाल कराता हूँ। देख रहे हो इस कंसेप्ट का कितने कितने साथ का सवाल कराते जा रहा हूँ, सोच रहे हो कुछ। सवाल देखो बड़ा प्यारा था, प्रीवियस ईयर का सवाल है भैया, और ध्यान से सुनना। देख रहे हो साथ साथ कितने सारे सवाल आपके हो रहे हैं।
ये प्रीवियस ईयर सवाल है, एयरफोर्स ने पूछा है, नेवी ने पूछा है, आईसी ने पूछा है, एनडी ने भी पूछा है सवाल। सवाल क्या है देखो, सवाल बोल रहा है पहला, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं फिर आपको सवाल बताता हूं। बोल रहा है इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है। सवाल क्या है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही कथन है, कौन सा सही स्टेटमेंट है। ठीक है, कौन सा सही स्टेटमेंट है उसको देखो। ऑप्शन पहला बोल रहा है कि डेल्टा यू बराबर डब्लू, और बी ऑप्शन बोल रहा है कि डेल्टा यू बराबर माइनस डब्लू। ये तो है इन एडिवेटिक प्रोसेस, रुद्धोष्ण प्रक्रम में, इन ए एडिएबैटिक प्रोसेस यानी रुद्धोष्ण प्रक्रम में। बेटा अब तो हिंदी लिख चुका हूं ना सब कुछ, अब तो दिमाग में होगा। और ये बेटा इन अ आइसोथर्मल प्रोसेस। और सी ऑप्शन दे रहा है कि डेल्टा यू की वैल्यू माइनस डब्लू कहां होगी, इन अ एडिएबैटिक। एडिएबैटिक डेल्टा यू बराबर डब्लू इन आइसोथर्मल। ये है सवाल। ऑप्शन बताइए क्या होगा सवाल, विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा सही स्टेटमेंट है। सवाल तो समझ गए ना, कौन सा सही है। चार ऑप्शन में से कौन सा सही है अब बताइए। एडियाबैटिक आपको पता है रुद्धोष्म प्रक्रम, आइसोथर्मल समतापीय प्रक्रम, वही एडियाबैटिक रुद्धोष्म आइसोथर्मल समतापीय प्रक्रम। एडियाबैटिक जहां क्यू कांस्टेंट है, आइसोथर्मल जहां टी कांस्टेंट है। पता, और ये फॉर्मूला आपको पता है कहां से निकल के आ रहा होगा, फर्स्ट लॉ से। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यही तो है वो। अब बताओ। नारे 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 नारे, क्या आंसर होगा बोलो। दिल की आंसर आ रहा है बच्चों का, सर सी होगा, सी होगा, सी होगा। कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं ना। एक बात बताइए, एडियाबैटिक की बात कर रहा है तो मुझे पता है डेल्टा क्यू जीरो होगा, तो एडियाबैटिक के द्वारा डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू होगा। तो डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू होगा एडियाबैटिक में। एडियाबैटिक में डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू, एकदम सी ऑप्शन पहले हिट कर गया भैया, कोई दिक्कत, खत्म पहले से ही। और आइसोथर्मल देखिए डेल्टा टी की वैल्यू जीरो, और याद करो बड़ा प्यारा कंसेप्ट, जहां डेल्टा टी जीरो वहां डेल्टा यू जीरो। बहुत प्यारा कंसेप्ट बताया था, जहां डेल्टा टी जीरो वहां डेल्टा यू जीरो, और जहां डेल्टा टी जीरो वहां डेल्टा यू जीरो, मतलब डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू होगा, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू ये नहीं होगा। पहले ऑप्शन से मैच कर गया भाई, पहले कंसेप्ट से। तो सी ऑप्शन सही है, एकदम एकदम फर्स्ट क्लास आपका जो आंसर होगा वो सी सही होगा। ठीक है, ये होती है यहां तक कहानी। इसके बाद की जो कहानी है, ठीक है, एक चीज और बताता हूं आपको, बड़ी प्यारी कहानी है। और अब इस प्यारी सी कहानी को अगली क्लास में यहां से आगे बरकरार करेंगे, और कल हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यहां से आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ा तो सब चुका हूं लेकिन उसको रिपीट करा दूंगा कि मोनो डाया ट्राया के लिए एफ का मान कितना है, सीपी का मान कितना है, सीबी का मान कितना है, गामा का मान कितना है। और यहीं से जो गामा का मतलब समझ में आएगा, ये गामा है क्या। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको मजा आ रहा होगा, पूरा फिजिक्स फील आ रही होगी। और इसी तरीके से आपने देखा मैंने हर कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन लगवाया है, आपने देखा होगा हर कंसेप्ट के साथ मैंने बताया, हर कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन लगवाए, हर कंसेप्ट के साथ। इसलिए चीज़ों को बढ़िया से रिवाइज करते रहा करो,
ठीक है, कल हम इसको फिनिश कर लेंगे। आज हमारा ये पार्ट 1 था बेटा। उम्मीद कर रहा हूँ। अब कुछ बातों पर चर्चाएं करते हैं टेलीग्राम वगैरह। अभी टेलीग्राम के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, है ना, रुक जाओ अभी। और दूसरा 1-2 दिन का वेट और करो। और उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है, मैंने आपसे हीट बोला है। मैं पहले से ही क्या करवा रहा हूँ, आपके लिए क्लास 12th का जो मटेरियल है, जो डीपीपी वो बनवा के तैयार कर रहा हूँ। उसी बीच में क्या हुआ कि वो हीट का हो नहीं पाए हैं, मतलब क्वेश्चंस रेडी हैं नो डाउट, बट उसमें एरर है, मतलब एरर इन द सेंस कहीं टाइपिंग में कहीं यहाँ प्रॉब्लम है, कहीं वहाँ प्रॉब्लम है, फिर आपको दिक्कत आएगी। तो जहाँ 1-2 दिन 3 रुक सकते हो आप, हो जाएगा सब। और जब तक आप और जो रिफ्रैक्शन है उसको कवर करिए कंप्लीट। उसकी आंसर की भी मैंने अभी नहीं दिया, उसके लिए भी आपसे कहा था। जब आपको प्योरीफाई कंटेंट मिल रहा है, मैं आपको वादा कर रहा हूँ बेटा, कमिटमेंट है मेरी साइड से, एक बार फिजिक्स पढ़ लीजिए आप मुझसे, एक बार सिर्फ। इसके अलावा किसी भी डिफेंस के एग्जाम में बैठ जाना, किसी भी डिफेंस के एग्जाम में धुआं काट दोगे, नेक्स्ट लेवल नंबर। लेकिन फिजिक्स पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस मेरी डीपीपी के जरूर लगाना। ये समझो आपको क्रीम बना देंगे वो क्वेश्चन। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, बेसिक से एडवांस। डिफेंस किसी पेपर में बैठोगे फिजिक्स को फोड़ के आओगे, एक वादा है तुमसे। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी, क्वेश्चंस लगाने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी। और हाँ, कुछ आंसर्स ऐसे हैं जिनमें बॉक्स खाली है, मतलब उनके आंसर्स नहीं बनाए हैं, इसलिए कोई बुक आपको करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो, संतोष कह रहे हैं कि सर फोकल लेंथ वाला डिपेंड ही नहीं करता मीडियम पर। ये बात बताना जरूरी नहीं थी। अब बताओ कहाँ डिपेंड करता, फोकल लेंथ तो रेडियस पर डिपेंड करता है। और जब मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ तब आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई ना। चलो यार, फिर बेटा नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी कल इसी टाइम पर। फिर मेरी क्लास होगी दोबारा से, 5 बजे क्लास होगी, और कल हम थर्मोडायनामिक्स को खत्म कर देंगे। बहुत कम समय में आप देख रहे हैं, मैं बड़ी बड़ी यूनिट आपको फिनिश करता जा रहा हूँ चीज़ों के लिए। ठीक है, बाकी का पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद। और याद रखना, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ मेहनत, मेहनत और मेहनत।